विंड रिसोर्स असेसमेंट। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि एक साइट की जो आपने सिलेक्शन करनी है तो उसमें कितने विंड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको असेस करने का क्या प्रोसेस है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे हमें पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो विंड पावर जनरेशन के लिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ विंड है, विच इज़ इन रिलेशन विद द क्यूब विद द विंड पावर अवेलेबल। ठीक है जी। और जब हमारे पास विंड पावर आएगी तो उसका कुछ परसेंटेज हमें मिलेगा टरबाइन पावर में कन्वर्ट होता हुआ, और वो हमें एज पर बेट्स लॉ जो हमने स्टडी किया था उससे कनेक्टेड है। तो विंड रिसोर्स असेसमेंट बेसिकली क्या है? विंड रिसोर्स असेसमेंट का एक प्रोसेस है जिसमें विंड पावर डेवलपर्स एस्टिमेट करते हैं कि कितनी पावर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन कमिंग टाइम में, 6 मंथ या ईयरली। अल्टीमेट गोल इसका ये होता है विंड रिसोर्स असेसमेंट का कि हमारे पास कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, कितनी यूनिट्स जनरेट होंगे। तो इस असेसमेंट से फिर आगे चल के हम ये भी निकालते हैं कि अगर हमारे पास इतने यूनिट जनरेट हो रहे हैं और हमारी कॉस्ट ये आ रही है तो हमारी फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, आरओआई जिसे कहते हैं, वो कितने ईयर्स की है। टिपिकली 5 to 7 ईयर्स की आरओआई होती है। प्लस ये है कि जब आप टैरिफ अप्रूव करवाएंगे रिलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी से अपने विंड टर्बाइन का, जैसे नेपरा का, तो वो टैरिफ भी अप्रूव करवाने के लिए आपको विंड असेसमेंट रिपोर्ट भी साथ में एज अ प्रूफ जमा करानी होगी कि एज पर आवर असेसमेंट और इन्वेस्टमेंट इज दिस मच and the units that will be generated are this much, and in order to have an ROI for the given investment we need to have this much cents actually of tariff is required। तो ये उस तरीके से वहाँ तक जो है ना आपकी पूरी कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो विंड रिसोर्सेज हैं, असेसमेंट के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो देर आर वाइडली 4 मेथड्स जो कि विंड रिसोर्स असेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं। एक है विंड रिसोर्स मैप्स, इसको हम विंड एटलस भी कह सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है ऑन साइट मेजरमेंट्स, यानी हम साइट पे टावर इंस्टॉल करते हैं और साइट की मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं। और तीसरी जो चीज़ें हमारे पास फिर कैलकुलेशंस हैं। और चौथी हमारे पास फिर है सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तो इन चारों का इस्तेमाल कर किया जाता है और इन चारों को हम यूज़ करते हुए विंड रिसोर्स असेसमेंट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने देखा कि विंड रिसोर्स असेसमेंट के अंदर जो मेन चीज़ है, पहली चीज़ है वो है विंड रिसोर्स मैप्स। तो इसको हम कहते हैं विंड एटलस भी कहते हैं। ठीक है जी। तो व्हाट आर विंड रिसोर्स मैप्स और विंड असेसमेंट? तो बेसिकली ये जो हमारी डिफरेंट कंपनीज हैं, जियोलॉजिकल कंपनीज हैं, गवर्नमेंट एंड रिसर्च एजेंसीज हैं, वो विंड रिसोर्स जो है ना, विंड की स्पीड और विंड की डायरेक्शन और इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही होती हैं। और ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये डेकेड्स में सेव हैं, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कब से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। तो इसमें आपको टोटल जो रिकॉर्ड है जो भी विंड का है वो मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहो वर्ल्ड एटलस के अलावा आप लोकल अथॉरिटीज़ भी होती हैं जो मेट्रोलॉजिकल और ये जो वेदर स्टेशंस होते हैं, वो आपको लोकल, एक ग्लोबल आपके पास एटलस आ गया। आप फिर अपने कंट्री वाइज जो है ना उसके एटलस को भी आप एक्सेस कर सकते हैं और उससे जो है ना आप बेसिकली मज़ीद डेटा कंपेयर कर सकते हैं और एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। तो पहला जो विंड एटलस का काम ये होगा कि हम ये देखना होगा कि हमें साइट सिलेक्शन अगर करनी है कि भाई मैं बस विंड यहाँ लगाऊं या ना लगाऊं, जिसको कहते हैं मेक और बाय डिसीजन, या कह लें बिजनेस केस जो आपका है कि यार कहाँ लगाना चाहिए, साइट सिलेक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें आपका जो विंड रिसोर्स मैप है तो वो प्राइमरी काम करेगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको डिफरेंट जगह पे क्या डिफरेंट
जो विंड स्पीड्स हैं मिल रही हैं और उनकी एक्यूरेसी क्या है, उनकी विंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ईयरली। तो यू एबल टू गेट अ बेसिक आइडिया कि आपने साइट जो सेलेक्ट करनी है किस तरह करनी है। तो ये बेसिकली वेबसाइट है, ठीक है, हम वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ये आप देखें, ये वेबसाइट है और ये ग्लोबल विंड एटलस जो है ना वो दिखा रही है। अब जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, आप देखें ये विंड स्पीड इज चेंजिंग इन डिफरेंट रीजन्स। सो कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। और आप ये देखें, इन्होंने जो रिकॉर्ड है वो इतने एरिया का डेवलप किया भाई। बीच में जो समंदर है इसका रिकॉर्ड नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन ये जो कंट्री है और कोस्ट लाइन के साथ आप देखें कुछ एरिया जो है इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो यहाँ आप देखें, जब मैं मूव करूँगा तो राइट साइड पे यहाँ ये कर्सर भी साथ साथ मूव कर रहा है और दिखा रहा है कि इस जगह पे विंड स्पीड कितनी है। तो अगर आप साइट सिलेक्शन करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल, तो आप जो है इस विंड एटलस पे आ गए। लेट इट बी लोडेड। और एक पर्टिकुलर साइट पे फॉर एग्जांपल आप आ गए हैं और उस साइट के ऊपर आपको विंड स्पीड, विंड एटलस सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितनी है। तो पोटेंशियल साइट्स जो हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, एक की कराची का एरिया, जहांगीर का एरिया आपके पास है। फिर उसके बाद आपके पास जहां आप विंड टर्बाइंस लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं। फिर आपके पास जो और जगह है वो ये कोयटा वाली ये जो साइड है नियर टू द ईरान बॉर्डर अप टू जाहिदान एंड दिस एरिया, यहाँ भी आपको बड़ी अच्छी विंड मिल सकती है। लेकिन यहाँ चूँकि जैसे हमने कहा कि भी यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज हैं जिसकी वजह से भी यहाँ विंड इसकी इंस्टॉलेशन के इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा एरिया है, यहाँ आपके पास विंड का बड़ा अच्छा पोटेंशियल अवेलेबल है। यू कैन गेट अ गुड विंड्स हियर। आप देखें, आपको 9.6 मीटर पर सेकेंड्स की विंड्स यहाँ अच्छी मिल रही हैं, ठीक है। और फिर ये बीच का जो एरिया है अप टू द कोयटा, यू आर गेटिंग सम विंड्स हेयर एज वेल। फर्दर आप देखें तो आपको यहाँ भी विंड, अब आप साइट सिलेक्शन जो कर सकते हैं विंड एटलस से, आप एक आपको आइडिया लग जाता है कि यार कौन सी साइट है जहाँ विंड अवेलेबल है। अच्छा, इसमें हम कुछ और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स बी सपोज कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इस एरिया में जहाँ आप देख रहे हैं विंड की बड़ी अच्छी स्पीड है। मैं यहाँ आ जाता हूँ और फिर मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। मेरे पास 4.5 मेगावाट का एक जेनरिक IEC क्लास 2 का मेरे पास अगर टर्बाइन हो यहाँ, जिसकी रेटेड पावर मैंने सेलेक्ट की है 4500 मेगावाट्स, ठीक है। सो अप टू 4500 मेगा किलोवाट्स यानी 4.5 मेगावाट्स। रोटर डायमीटर जो है ऑप्शंस मैं बढ़ा सकता हूँ, यहाँ कम कर सकता हूँ। तो इट्स मूविंग टू 135 136। तो आई एम कैन चेंज द रोटर डायमीटर। अब हाइट यानी कि जो टावर की हाइट है वो मैंने सेलेक्ट कर ली है। ओके, 100 मीटर जो है ना वो हमने बेस लाइन सेलेक्ट की हुई है, इसको और भी ऊपर कर सकते हैं। पिच, पावर कंट्रोल मेथड जो है पिच है या स्टॉल है, मैंने पिच सेलेक्ट किया है, ठीक है जी। और उसके बाद डिज़ाइन एनुअल एवरेज स्पीड जो है ना वो हमने इस ये दे रहा है कि इस जगह पे 8.5 मीटर्स पर सेकेंड है। पावर कर्व वैल्यू फॉर एयर डेंसिटी 1.225 है इस जगह के ऊपर। और ये पावर कर्व अगर मैं प्लॉट करूं तो ये बन जाएगी आपके पास, ठीक है जी। तो ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट के ऊपर 22-25 के ऊपर जैसे मैंने बताया था कि ये कट आउट बेसिकली पॉइंट है। यहाँ आप शट डाउन कर देते हैं जनरेटर्स को और ये जो पॉइंट है आपको, इस पॉइंट के ऊपर जो है ना आप बेसिकली रेटेड स्पीड को अचीव कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसमें आप देखें तो परसेंट लॉसेस जो है ना वो 10% है। एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन आउटपुट वैल्यू जो है, अच्छा इसके अंदर आप अब हम अभी ये देख रहे हैं कि ये बेसिकली मीन विंड स्पीड हमारे पास नज़र आ रही है डिफरेंट एरियाज में। और जैसे कि हम कह रहे थे कि यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट साइट्स बेस्ड ऑन दिस विंड एटलस।
और अगर आप इसमें जाएंगे तो यू कैन आल्सो सेलेक्ट वी मीन पावर डेंसिटी। ठीक है जी, कि पावर डेंसिटी कहाँ कितनी है हमारे पास। तो हमारे पास ये पावर डेंसिटी भी आ रही है इसके अंदर। द मीन wind power density is a measure of wind resource. Higher mean wind power densities indicates better wind resources. जैसे हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिकली विंड जो आपकी वेलोसिटी है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर उसके क्यूब से, और उसकी डेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विंड पावर। तो जितनी पावर डेंसिटी, जितनी ज़्यादा आपकी एयर डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास पावर डेंसिटी मिलेगी। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट जो है ना वो टेम्परेचर और एल्टीट्यूड का भी फ़र्क पड़ेगा इसके अंदर वेलोसिटी के अलावा। तो जब तमाम फैक्टर्स को आप देखें कंसीडर करेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी और पावर एयर डेंसिटी, तो सबको मिला के आपको पावर डेंसिटी का आइडिया होगा कि कहाँ कितनी पावर डेंसिटी अवेलेबल है बेहतर से बेहतर। तो ये बेसिकली है वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। 1000 वॉट्स इज़ द मैक्सिमम रेटिंग ओवर हेयर। तो हम देखते हैं कि कितने वॉट्स अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये 1 मीटर स्क्वायर पे 418 वॉट्स अवेलेबल हैं इस एरिया में। यहाँ आए तो यहाँ बहुत अच्छी आपको पावर डेंसिटी मिल रही है। ठीक है, तो अगर वर्ल्ड वाइड मैं चाहूँगा तो मैं ये ऑफ शोर विंड फार्म यहाँ मैं अपने पास लगाना पसंद करूँगा इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छी पावर डेंसिटी मिलेगी यहाँ। थोड़े से विंड के छोटे टर्बाइन स्वेप्ट एरिया के ऊपर I will be able to catch more and more powers। ठीक है जी, और अगर हम वापस आ जाएं अपनी लेयर के ऊपर और हम लेट्स सपोज यहाँ आ जाते हैं पाकिस्तान में। ठीक है जी, और मैं अगर यहाँ देखूँ तो डिफरेंट स्पीड्स में मिल रही हैं डिफरेंट एरियाज़ में, और मैं अगर क्लिक कर लूँ इस एरिया के अंदर, ठीक है, तो ये 9 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ। ओके, तो इसके अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे मुझे डिफरेंट जो है इस वक्त विंड स्पीड मिल रही है। और मैं अगर यहाँ टर्बाइन सेलेक्ट कर लूँ, 4.5 मेगावाट का एक टर्बाइन सेलेक्ट कर लूँ जिसकी रेटेड पावर है 4500 किलोवाट्स या 4.5 मेगावाट्स। रोटर डायमीटर भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और हब हाइट भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और पिच कंट्रोल और स्टॉल कंट्रोल भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो और फिर उसके बाद मेरे पास डिज़ाइन मैनुअल एवरेज विंड स्पीड मैंने डाल दी, कितनी है 8.5 है एट दिस प्लेस। और फिर पावर का वैलिडिटी फॉर एयर डेंसिटी 1.225 एयर डेंसिटी मैंने ले लिया। जनरेट प्लॉट करेंगे तो मुझे इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं विंड लगाऊंगा तो मुझे आपके पास ये पावर कर्व मिल जाएगी। तो आप ये देखें कि इस टर्बाइन की जो बेसिकली विंड स्पीड 12 के ऊपर, ठीक है जी, 12 के ऊपर मुझे इसकी मैक्सिमम पावर जो रेटेड पावर स्पीड है वो मिल जाती है। रेटेड पावर स्पीड आई एम गेटिंग मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप देखें तो आई एम गेटिंग समवेयर अराउंड 14 मीटर्स पर सेकंड जो है ना, उसके ऊपर मुझे मैक्सिमम जो अपनी पावर है 4500 मेगावाट्स की वो मिल जाती है। ठीक है, ये बेसिकली मेरी स्पीड हो गई। और कट इन स्पीड इज यू कैन से समवेयर 3 to 4 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, कट आउट स्पीड जो है आपकी वो है 23.5। ठीक है, इससे ज़्यादा का मैं टावर डिज़ाइन नहीं करना चाहूँगा। और ये पिच कंट्रोल है। इफ़ आई गो फॉर स्टॉल कंट्रोल देन आई कैन आल्सो सेलेक्ट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है यहाँ है 540, जो पावर बेसिकली डेंसिटी है विच इज़ 540 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में हमने जो पढ़ा था पावर डेंसिटी क्या होती है, तो 540 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे 540 वाट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, स्पीड इज़ 8.25 मीटर्स पर सेकंड है और हाइट 100 मीटर ये सेलेक्ट की गई है हमारे पास यहाँ। और डिफरेंट ये आपके पास डिफरेंट सिलेक्शंस है। विंड स्पीड रोज है ये आपके पास, ये बता रहा है कि आपके पास किस डायरेक्शन में कितनी विंड ब्लो कर रही है यहाँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा विंड आपको यहाँ मिलेगी
विंड जो फ्रिक्वेंसी है वो आपको मिलेगी 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा डिग्रीज के ऊपर सबसे ज़्यादा विंड फ्लो कर रही है। बाकी डायरेक्शन में भी विंड फ्लो कर रही है, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी ये है क्योंकि विंड की डायरेक्शन हर वक्त चेंज होती रहती है, तो ये एज पर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द विंड किस डायरेक्शन में कितनी ब्लो करेगी कितने टाइम के लिए, उसका ये फ्रिक्वेंसी रोज चार्ट है। सिमिलरली आपके पास विंड स्पीड चार्ट है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास ज़्यादा फ्रिक्वेंसी थी विंड की, उसी डायरेक्शन में विंड की स्पीड भी ज़्यादा है। दिस इज़ पॉसिबल कि आप के पास एक चीज़ की फ्रिक्वेंसी कम हो लेकिन किसकी स्पीड ज़्यादा हो। तो यहाँ लेकिन जब उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, ज़्यादा विंड चल रही है, तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा हाई स्पीड भी आपको अचीव हो रही है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये विंड पावर है बेसिकली। तो अब हमने देखा था कि फ्रिक्वेंसी भी इसी एरिया में ज़्यादा है, स्पीड भी इसी एरिया में ज़्यादा है, इसी डिग्रीज के ऊपर। तो विंड पावर भी इसी डिग्री में मूव करेगी। तो जो हमारा यॉ कंट्रोल है, दैट हैज़ टू बी align with all different directions in order to catch the power. Similarly अगर मैं इसको देखूं अगली कर्व्स को, तो हमारे पास मीन पावर डेंसिटी एट डिफरेंट हाइट्स है, ठीक है जी। दिस इज द पावर डेंसिटी और विद रिस्पेक्ट टू वाइडेस्ट एरिया। तो स्लाइटली ये डिक्रीज कर रही है हाइट के साथ, जैसे जैसे बढ़ रही है तो डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर रही है। और मीन विंड स्पीड एट 100 मीटर हाइट, ओके। तो ये आपकी मीन विंड स्पीड भी। अच्छा, अगर आप यहाँ सेलेक्ट करें बेसिकली डेटा जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है, अगर आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो यू कैन आल्सो प्लॉट द कर्व दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो मैं अगर कंट्रोल सेलेक्ट कर सकता हूँ, पिच या स्टॉल रेगुलेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ, हब हाइट सेलेक्ट कर सकता हूँ, रोटर डायमीटर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है, रेटेड पावर मैंने सेलेक्ट की है, और एनुअल विंड स्पीड इसने खुद कैलकुलेट की है एज पर द विंड एटलस डॉट इन्फो। और इसी तरीके से डेंसिटी इसने इस्तेमाल की है 1.225 एयर डेंसिटी इसने की है। अगर हम प्लॉट जनरेट करें तो आपके पास ये बेसिकली जनरेशन आ जाती है, ठीक है। ये कर्व इसने एक टेंटेटिव कर्व प्लॉट कर दी। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी ये रेटेड स्पीड है और कट आउट स्पीड जो है ना वो ऑलमोस्ट 23, 24, 25 मीटर्स पर सेकंड पे होती है। अच्छा, अब इसकी आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, व्यू द एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं आपका जो 9 स्क्वायर मीटर का एरिया, तो ये विंड एनर्जी जो अवेलेबल है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ जगह पे कितनी कितनी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका ये प्लॉट आपके सामने बन के आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि अप टू 50 गीगावाट आवर है। डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट एनर्जी यूनिट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद। तो ये आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता है कि आप कितने गीगावाट आवर्स जनरेट कर सकते हैं एज पर द पावर डेंसिटी दैट यू हैव कैलकुलेटेड, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया हो जाता है। और हमने एक टूल देखा जो कि ऑनलाइन अवेलेबल था जिसके ज़रिए हमने कुछ कैलकुलेशंस की हैं। और अगर आपके पास डिफरेंट इसके पेड वर्जन्स हैं तो यू कैन डू मोर advanced calculations. Okay, so we'll move on to the next thing is the wind resource assessment. तो जो चीज़ें हम इकट्ठी कर रहे हैं वो बेसिकली विंड फ्रिक्वेंसी क्या है, विंड स्पीड की जो डिफरेंट ग्राफ्स हैं किस स्पीड से फ्लो कर रही है, विंड फ्रिक्वेंसी क्या है, और पावर डेंसिटी क्या है, और किन एंगल्स के अंदर जो हमने एक वो ग्राफ देखा था किन एंगल्स में कितनी एनर्जी अवेलेबल है। अगर योर कंट्रोल नहीं है ऑब्वियसली और आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इन अदर वेज यू कैन आल्सो सी दैट अगर आपकी 95% विंड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो आप यू कैन गो एंड चेक आउट के योर कंट्रोल जो आपका जस्ट 5% जो एनर्जी है अदर डेज ऑफ द ईयर वो आपको एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। तो यू कैन गो फॉर द डिसीजन कि भाई योर कंट्रोल की जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा है, लेकिन एनी हाउ मोस्ट ऑफ द टाइम योर कंट्रोल इज़ बीइंग डिप्लॉयड। तो आप बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड देख रहे हैं, विंड की स्पीड की फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, और इसी तरीके से पावर डेंसिटी की जो है ना डिफरेंट एंगल्स फ्रीक्वेंसी या उसकी डेप्थ को चेक कर रहे हैं। तो
ये आपके पास 10 ईयर्स का डेटा, 20 ईयर्स का डेटा, 30 ईयर्स का डेटा आपके पास आ गया, लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि आप एक साइट के ऊपर ये जनरलाइज डेटा है और ये इसकी सैम्पलिंग, उसका रीज़न ये है कि इसकी सैम्पलिंग जो है ना वो की जा रही है जो जिन टावर्स से उनकी लोकेशंस बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। ऑब्वियसली जो सेंसर्स हैं वो कई 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 सौ किलोमीटर दूर लगे हुए हैं या सैटेलाइट मैप्स के थ्रू उनकी मेजरमेंट्स हो रही है, तो सैम्पलिंग रेट इनका काफ़ी कम होता है। तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो यू आर बेसिकली यू हैव टू इंस्टॉल for the wind resource assessment, you have to install the basically on-site measurement. You install the towers, meteorological towers at site. और ये जो towers हैं इसके अंदर, इनके अंदर आपके पास जो चीज़ इंस्टॉल्ड होती है वो बेसिकली एनेमोमीटर इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं, विंड वैन इंस्टॉल कर सकते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, डेंसिटी मेजरमेंट्स भी इसमें आप कर सकते हैं। और ये आप जो है इसकी इंस्टॉलेशन आप साइट पे करेंगे और एक टावर नहीं लगेगा, ऑब्वियसली यू नीड टू डू द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस टावर। जितने ज़्यादा टावर्स होंगे उतनी आपका डेटा एक्यूरेट होगा, लेकिन ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट में इजाफा होता जाएगा। नॉर्मली ये फ्यू किलोमीटर्स के रेंज में ये आप टावर्स लगाते हैं और जो डेटा है वो एटलीस्ट आप एक साल का इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। और इन एक साल का डेटा इकट्ठा करने के बाद आप फिर आपके पास एक डेटा बैंक जमा हो जाता है और फिर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेटा जो है ना दोनों को आप कंपेयर करते हैं। शॉर्ट टर्म डेटा बेसिकली 1 और 2 ईयर का डेटा जो हम साइट पे ये लगा के दे रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी लोकली तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुमकिन है कि वो जो उसकी फ्रिक्वेंसी है उसकी उस साल हो सकता है विंड कम हो, एक साल के अंदर पर्टिकुलर कोई ऐसा साल आया हो जिसमें विंड कम रही है एज कम्पेयर टू लास्ट 10 और 20 ईयर्स। तो इसका मतलब है यू नीड टू कोरिलेट बिटवीन द डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम द मेट्रोलॉजिकल टावर फ्रॉम द विंड एटलस डेटा, और आपको एडजस्ट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपने इंस्टॉल किया और उस साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विंड जो है ना वो बहुत लो गई हैं या 50% लो गई हैं। हर 10 ईयर्स में आपकी जो विंड्स हैं, विंड पावर है वो ज़्यादा थी और इस साल बहुत ज़्यादा लो गई है, तो यू नीड टू एडजस्ट दिस डेटा अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों को, क्योंकि एक की जो लेंथ है या उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है और एक की एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो you need to correlate these two together and you need to produce the realistic data. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कर्व है विंड स्पीड वेरिएबिलिटी कर्व। सो विंड स्पीड इंडेक्स वर्सेस द ईयर। तो विंड जो आपका एटलस है वो 10, 20, 30 ईयर्स में वो बेसिकली कैलकुलेट करता है मीन स्पीड ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया। और जो आपने अपने इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए होते हैं, टावर जो इंस्टॉल किया था आपने, उस टावर से जो डेटा आया है उसमें जो स्पीड है उसको हम जो मीन स्पीड से डिवाइड करते हैं और हम देखते हैं कि यार हम हमारे पास क्या स्पीड रिकॉर्ड हुई उस एक साल के अंदर। तो इसको हम मीन स्पीड इंडेक्स से शो कर रहे हैं यहाँ। सिमिलरली ये मंथली विंड स्पीड इंडेक्स है, किसी एक मंथ का जो आपने कैलकुलेट किया है, मीन स्पीड से डिवाइड किया, फिर देखा कि हमारी जो मीन स्पीड थी 10-20 ईयर्स में वर्सेस इस मंथ की जो स्पीड है वो कितनी रही है, कितनी बेहतर रही है स्पीड इस मंथ की स्पीड के साथ। और सिमिलरली आप ये देख सकते हैं ये पर आवर की कर्व भी आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से आप जो डेटा आपने कलेक्ट किया है साइट से मेट्रोलॉजिकल टावर के थ्रू, और जो डेटा आपका बेसिकली अपने अवेलेबल है एटलस के थ्रू, उसको आपने यहाँ कंपेयर किया है। तो जितने ज़्यादा आपके पास मेट्रोलॉजिकल टावर्स होंगे उतनी एक्यूरेसी आएगी। मीन्स शुड बी नियर, नियर मीन्स हेयर 2 to 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस से अगर आप इंस्टॉल करेंगे यू विल गोइंग टू गेट अ गुड रिजल्ट्स। फिर आप इसको कोरिलेट करेंगे वर्ल्ड एटलस से, जो कि लॉन्गर पीरियड लॉन्गर टर्म डेटा आपके पास अवेलेबल दैट्स इन 10 ईयर्स टाइम, with a shorter term that's 1 year or 2 year that you have recorded at site, और इनको कंपेयर करके आप इनएक्यूरेसीज को एडजस्ट करेंगे और फिर उसके बाद आपके पास फाइनल डेटा ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गया आपका विंड असेसमेंट का। नेक्स्ट जो है आपके पास कैलकुलेशंस आ जाती हैं, विंड कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्या है कि हम उसकी विंड जो हमारे पास अभी हमने डेटा कलेक्ट किया है थ्रू मेट्रोलॉजिकल टावर्स या फिर विंड एटलस,
ठीक है जी, थ्रू जियोलॉजिकल सर्वे सेंटर्स हम उसको को रिलेट करेंगे और हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। तो calculations are done to perform the estimate in a proper way. So हम ड्यूरिंग कैलकुलेशन जैसे हमने देखा है हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं बिटवीन जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं फॉर अ गिवन ईयर मंथ और व्हाटएवर विद द मीन वैल्यूज अवेलेबल थ्रू द एटलस बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें कैलकुलेशन में हम शेयर फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं, विंड शेयर कितना है और ऑप्टिमम हाइट क्या होनी चाहिए फॉर विंड टरबाइन। जैसे हमें पता है, जो हमने डिस्कस किया था कि जो नीचे एयर की स्पीड है वो वेरिएबल्स होती है और वो नीचे शार्पली चेंज होती है क्योंकि नीचे हमारे पास डिफरेंट हिंड्रेंसेस होते हैं और हाइट के ऊपर जाने के बाद हमारे पास विंड की स्पीड जो है ना वो कम स्मूथ हो जाती है। तो ये बेसिकली विंड शेयर का एग्जांपल है। तो आप ये देखेंगे कि नीचे विंड स्पीड जो है वो कम है और ऊपर विंड स्पीड जो है ना वो ज़्यादा है। तो आप ये देखेंगे कि इससे अगर आप यहाँ टरबाइन आपका लगा हुआ हो तो टरबाइन पे इनबैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। ऊपर वाले टरबाइन पे ड्रैग ज़्यादा होगा, नीचे वाले टरबाइन पे ड्रैग कम होगा और बेसिकली इनबैलेंस क्रिएट होगा। दैट विल क्रिएट इन टर्बुलेंस इन द टरबाइन, वाइब्रेशंस टर्बुलेंस लिफ्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे और मैकेनिकल डैमेजेस भी होंगे और एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। तो हमने शेयर फोर्सेस कैलकुलेट करके हमने देखा कि किस पॉइंट के ऊपर कितनी हाइट पे हम जाएं कि हमें शेयर फोर्सेस जो है ना वो ना मिले और हम जो है वो उससे आप अपनी हब हाइट को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो बेसिकली दो किस्म की विंड शेयर फोर्सेस हैं। एक वर्टिकल विंड शेयर है, द विंड स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस विद द हाइट। फॉर एग्जांपल विंड एट द सरफेस might be light and from the north while wind at higher altitude are stronger and from the south. Horizontal wind shear जो है the wind speed or direction changes horizontally across a short distance। तो वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल दोनों को हम देख सकते हैं और स्पेशली हम जो हाइट पे लेके जाते हैं टावर को, उसका एक रीज़न वेलोसिटी के अलावा ये भी होता है कि आपके पास जो विंड शेयर है वो की वजह से फिजिबल नहीं होता वहाँ टरबाइन को इंस्टॉल करना उस हाइट के ऊपर। नेक्स्ट जो है वो आप कैलकुलेशंस मेथड में यूज़ करते हैं एक्सट्रापोलेशन टेक्निक्स। ओके, तो एक्सट्रापोलेशन क्या चीज़ है? एक्सट्रापोलेशन बेसिकली मैथमेटिकल एस्टिमेशन मेथड है। उसके अंदर क्या करते हैं कि आपने एक विंड टरबाइन के ऊपर लेट्स सपोज 100 पॉइंट्स के ऊपर या 10 पॉइंट्स के ऊपर व्हाटएवर डेटा कलेक्ट किया और आपको डिफरेंट विंड स्पीड्स मिल गई। फिर आपने क्या किया, आपने उन कर्व को जोड़ना है। मिसाल यहाँ किया, यहाँ नहीं किया, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, आपने एक्सट्रापोलेट करेंगे, यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, तो इस पॉइंट पे इतना होगा। ठीक है, तो कर्व्स को मिला के आप एक स्मूथ ग्राफ जनरेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप साइनोसॉइडल वेव फॉर्म आपको मैं ले लूँ, तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की अगर मैंने सैम्पलिंग की है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर तो मुझे ये सैंपल्स मिलेंगे। ठीक है, आई एम गेटिंग ऑल दीज सैंपल्स लाइक दिस। और जब मैं इसको एक्सट्रापोलेट करके ड्रॉ करूंगा तो मुझे ये ड्रॉ कर सकूंगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन। तो हम पूरे एक्सट्रापोलेशन को अप्लाई करेंगे और उस डेटा को पूरे विंड के ऊपर जो पॉइंटेड आउट है उस पे हम विंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्लस ये एक एक्सट्रापोलेशन आपकी क्वालिटी जितनी अच्छी हो सकती है उसका ताल्लुक है कि कितने पॉइंट्स आपने सैंपल किए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप विंड असेसमेंट के अंदर कैलकुलेशंस के अंदर करेंगे और अपने डेटा को करेक्ट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, जब हमें पूरा विंड प्रोफाइल पता चल गया है, विंड पावर कितनी अवेलेबल है और पावर का सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज करेंगे ईयरली एनर्जी प्रोडक्शन के हम कितनी कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस इन अ ईयर। और वो हमें हेल्प करेगा, जो टरबाइन जो है उसकी जो पावर कर्व है हम उसका इस्तेमाल करते हुए टोटल जनरेशन कितनी हो सकती है विद अ गिवन विंड वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम उससे माइनस करेंगे लॉसेस जो एक टरबाइन इतनी जनरेट कर सकता है एज पर पावर, प्लस देयर विल बी सम लॉसेस। लॉसेस क्या हो सकता है अभी, टरबाइन जो अवेलेबिलिटी टरबाइन की, फॉर एग्जांपल एज पर द मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन शटडाउन की ज़रूरत है एवरी 6 मंथ फॉर इट विल टेक 2 days 3 days।
ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई आपको हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, उसको ऑयल चेंज करना है, ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू कैलकुलेट द अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑन द turbine, and then we have to subtract that energy production in that time. That's why जितनी भी मेंटेनेंस हम करते हैं वो प्लान करते हैं विंड अवेलेबिलिटी के हिसाब से इन अ ईयर, और हम उस जगह उस टाइम पे प्लान करते हैं जब आपकी विंड मिनिमम होती है या ना होने के बराबर होती है। तो इस लॉसेस को हम कवर करते हैं इस तरीके से। इलेक्ट्रिकल लॉसेस, ऑब्वियसली लॉसेस हो रहे हैं आपके पावर ट्रांसमिशन में, ट्रांसफॉर्मर केबल्स के अंदर, जनरेटर के अंदर, जनरेशन में, तो इन तमाम लॉसेस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको माइनस करना पड़ेगा हमें। हाई विंड स्पीड शटडाउन्स, जैसे हमने बताया कट आउट स्पीड, तो कट ऑफ जो है अगर आप करना पड़ रहा है तो यू आर शटिंग द सिस्टम डाउन। तो अगर इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है विंड की किसी टाइम पे, तो हमें उसको भी, लॉस को माइनस करना पड़ेगा। हाई और लो टेम्परेचर शटडाउन्स, ये भी आपके अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है और वो मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड नहीं किया हुआ उस टेम्परेचर से बियॉन्ड ऑपरेशन, तो यू नीड टू शट डाउन द सिस्टम। सो ब्लेड डिग्रेडेशन फ्रॉम आइस, डर्ट और इंसेक्ट्स, ब्लेड आपके डिग्रेड हो गए हैं, ठीक है, और उनकी आपको मेंटेनेंस करनी है। डिग्रेडेशन का जो इम्पैक्ट है उसको कैलकुलेट करके उसके लॉसेस को माइनस करेंगे। डिस्टर्बेंस ड्यू टू द ग्रिड इश्यूज, अगर आप जहां आपने विंड टर्बाइन लगाया है वहाँ ग्रिड की अवेलेबिलिटी के बड़े मसले हैं, लाइन जो है वो स्टेबल नहीं है, नेटवर्क स्टेबल नहीं है, और पावर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो ये भी वन ऑफ दी मेजर पॉइंट है जो जिसकी वजह से आप जो है पावर आपकी लॉसेस हो सकते हैं। तो एट द एंड आप जी की जो पावर अवेलेबल है, जितने आपने टरबाइन इंस्टॉल किए हैं, जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एज पर द गिवन विंड माइनस द लॉसेस जितने भी हैं वो आपने माइनस कर लिए, तो आपके पास अवेलेबल यूनिट्स टोटल कैलकुलेट कर लिया आपने। ये एक वेबसाइट है जिसमें आप डिफरेंट टरबाइंस की पावर कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के पावर जनरेशन कितनी है और उनका रोटर डायमीटर क्या है। तो लेट मी सेलेक्ट, देयर आर 380 टर्बाइंस अवेलेबल। सो मैं अगर सेलेक्ट करूँ कोई टर्बाइन इसके अंदर से, बहुत सारे टर्बाइंस हैं, इनरकॉन का ये टर्बाइन सेलेक्ट करता हूँ मैं, तो ये इसने इसकी कर्व प्लॉट कर दी है। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप जाके en wind turbines models.com, तो आप डिफरेंट पावर कर्व्स को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो अगर मैं दूसरा विंड टर्बाइन को चूज़ करूँ यहाँ, तो ये दोनों के डिफरेंसेस हमें मिल गए। एक टर्बाइन हमारे पास अडानी का है और एक एनरकॉन का टर्बाइन है। ठीक है जी, ये 3 मेगावाट का है, आप देख सकते हैं ये इसकी रेटेड स्पीड आ रही है इस पॉइंट के ऊपर एट अप्रोक्सीमेटली 12 मीटर्स पर सेकंड विंड स्पीड पे इसकी आ रही है जो रेटेड स्पीड है। जबकि आपके पास जो अडानी वाला विंड टर्बाइन है, दैट्स बेसिकली कमिंग एट ऑलमोस्ट 5200 समथिंग इसकी स्पीड है, 5200 जहाँ से नजर आ रहा है मेगावाट्स, 5.2 मेगावाट्स। तो दिस इज अटेनिंग एट डिफरेंट स्पीड। और रोटर डायामीटर का देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ओके, ये बेसिकली फिल्टर है कि जिसके जिसके बीच में आपको चाहिए ना, इफ़ यू वांट द टर्बाइंस विथ द रोटर डायमीटर 90 एंड 200, सो ये 149 होके फिल्टर हो गए हैं। तो ये सारे के सारे इसमें अवेलेबल हैं। तो इसमें आप डिफरेंट विंड टर्बाइंस की जो भी स्पीड है, जो भी आपकी पावर कर्व्स है, वो देख सकते हैं। तो हम अगर बड़ा टर्बाइन देखें जो हाईएस्ट का है, 5 मेगावाट का इसके अंदर है, और इसके अंदर हमारे पास और भी हैं डेल्टा। ठीक है, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टर्बाइंस अवेलेबल हियर। तो छोटे भी हैं 7.5 किलोवाट्स। तो मैं अगर इसको शेप इन करूं, ये 18 तकरीबन हमारे पास इसके अंदर नहीं आ रहा अभी, एक भी नहीं है इसके डेटाबेस में इतना बड़ा टर्बाइन। अच्छा जी, इसमें अभी भी कोई नहीं है। 8 मेगावाट भी इसमें अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, 6 मेगावाट भी नहीं है। अच्छा, 6 मेगावाट्स एंड अबव 4 हैं, 7 मेगावाट्स एंड अबव 4 हैं। तो ये देख लेते हैं कितने, 8 मेगावाट और ये 7.58 मेगावाट्स। 8 मेगावाट का काइंड ऑफ हाईएस्ट इसके पास डेटाबेस में है, तो इसको आप प्लॉट कर सकते हैं।
आई थिंक वी नीड टू रीसेट दिस। सो इस तरीके से आप जो है विंड टर्बाइंस की जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इफ़ यू गो फॉर द पेड वर्जन्स यू कैन गेट द कर्व्स, और अदरवाइज जब आप इसका काम करेंगे तो मैन्युफैक्चरर से आप डायरेक्टली उसकी पावर कर्व्स को लेंगे, और उस पावर कर्व्स को जब आप यूटिलाइज करेंगे तो टोटल पावर जनरेशन जैसे हमने देखा है कि वो आप कैलकुलेट कर सकेंगे।